सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे दर्दनाक घटनाक्रम पर जिसने पूरी मानवता को हिलाकर रख दिया था, जिसे अंजाम इसलिए दिया गया था ताकि द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके, लेकिन इस घटनाक्रम ने कई लाख जिंदगियों को साफ कर दिया। और वह घटना आज ही के दिन 6 अगस्त 1945 को हुई थी और आज उसकी 75वीं वर्षगांठ है। यह घटना थी जापान के हिरोशिमा पर परमाणु हमले की, जिसके 3 दिन बाद अर्थात 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर हमला किया गया। इन दो हमलों ने अमेरिका की शक्ति को स्थापित किया, जापान को तोड़कर रख दिया, लेकिन परमाणु हथियारों की होड़ भी प्रारंभ की। और यह भी पता चला कि जब भी युद्ध होता है तो सर्वाधिक जो क्षति होती है वह मानवता की होती है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे हिरोशिमा नागासाकी परमाणु हमले की कहानी पर। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए एक इमेज दिखाई दे रहा है और यह जो जापान पर हमला हुआ था उसके बाद का इमेज है। इमेज ब्लर है, बहुत साफ नहीं है। अच्छा है, क्योंकि अगर हमें साफ इमेज मिल जाए तो हम विचलित हो सकते हैं, इतनी डरावनी तस्वीर है। अर्थात आप जब भी कहीं भी जाकर अगर उस चीज़ को वहाँ पर अगर देखने का प्रयास करते, हर जगह आपको लाशें दिखाई देती, हर जगह मौत का मंजर दिखाई देता, सब कुछ वीरान हो चुका था, सब कुछ चौपट हो चुका था। और यह जो घटनाक्रम हो रहा था उसकी जो रणभूमि जो क्षेत्र था वह था जापान, और जापान बिल्कुल टूटता हुआ चला जा रहा था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जापान पर यह हमला करना अनिवार्य हो गया था, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। जब भी ऐसे कोई घटनाक्रम आते हैं तो इसमें कोई ना कोई बड़ा नाम जरूर आता है, और इसी में एक नाम बार बार यूज होगा, हेनरी एस ट्रूमैन, जो कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आपने इनका जिक्र सुन लिया। अब आइए थोड़ा सा जापान के मैप को देखिए, और जापान का आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा यह एक द्वीपीय देश है। सबसे उत्तर में जो द्वीपीय क्षेत्र है उसका नाम है होक्काइडो, उसके दक्षिण में होन्शु, उसके बाद शिकोकू और क्यूशु, यह द्वीपीय क्षेत्र है। इसको मैं और थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि ये आपके विजुअल हो सके। आप इस इमेज को अब देखिए, और इसमें देखिए जापान को उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाया गया है। सबसे दक्षिण में देखिए पीले कलर में क्यूशु दिखाई देगा। इसी क्यूशु में एक क्षेत्र दिखाई देगा, लिखा हुआ नाम, इमेज को वीडियो को रोक कर देखिए, नागासाकी। और वहीं ऊपर देखिए नीले कलर में चोगोकू लिखा दिखाई देगा, इसी में आपको दिखाई देगा हिरोशिमा। अर्थात जो हिरोशिमा और नागासाकी ये लोकेशन है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यह देखिए जापान का वर्तमान जापान जो है, इसका द्वीपीय विस्तार इसके राष्ट्रीय झंडे के साथ। इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड पर हम बात करते हैं। जापान एक द्वीपीय देश है जिसके अधिकांश द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। ज्वालामुखी क्रिया के होने से कारण यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रियाएं होती रहती हैं, भूकंप आते रहते हैं, सुनामी आती रहती हैं, लेकिन ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन जब युद्ध होता है तो यह मानवीय आपदा होती है। जो वर्तमान का जो जापान है यह होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू 4 द्वीपों से मुख्य रूप से मिलकर बना है। अदरवाइज यहाँ पे और भी द्वीप हैं, लेकिन यही 4 द्वीप लगभग 97% भाग को कवर करते हैं। जापान के लोगों को दुनिया में सर्वाधिक मेहनती और जुनूनी माना जाता है, और यह जाने जाते हैं अपने मजबूत दृढ़ प्रतिज्ञा अर्थात विल पावर के कारण। और इसी के कारण जब यह कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो उसको संपन्न भी करते हैं। आपने कई बार सुना होगा
कि जब भी हम कोई एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं व्यक्तियों के मेहनती होने के ऊपर तो हम जापान का उदाहरण लेते हैं। खैर, अन्य देशों की तरह जापान भी 1880 से पहले कई साम्राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन इसके बाद जापान का एकीकरण प्रारंभ होता है और यहीं से बनता है इंपीरियल आर्मी ऑफ जापान। अब जब यह एकीकरण हुआ, सैन्य मजबूती हुई, तो इस शक्ति ने क्या किया, जापान को आक्रामक बना दिया और जापान ने विस्तारवाद की नीति अपनाई। और विस्तारवाद की नीति अपनाते हुए इसने 1894-95 में जापान ने क्या किया, चीन को, और 1904 और 5 में जापान ने रूस को हरा दिया। अर्थात एक छोटा सा द्वीपीय देश चीन और रूस जैसे बड़े देशों को हरा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो इसने बहुत ज़्यादा अपनी भागीदारी उसमें नहीं दिखाई और इस समय को जो है कि यूज किया जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए, और यहीं से जापान की अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जाती है। धीरे धीरे जापान की संपन्नता बढ़ती है और जापान की सत्ता पर सैनिक अधिकारियों का प्रभाव बढ़ता है, और इसी के कारण 1937 में जापान ने चीन पर पुनः आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण किया तो जापान के द्वारा यहाँ पर एक घटना अंजाम दिया गया जिसका नाम है नानकिंग मैसाकर्स, अर्थात नानकिंग नरसंहार। और इस घटनाक्रम को मैसाकर्स का नाम इसलिए दिया जाता है, नरसंहार का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि जापानी सैनिकों ने यहाँ पर चीन की महिलाओं और बहनों और बच्चियों के साथ जो है कि दुर्व्यवहार किया। युद्ध एक अलग चीज होती है और किसी को भी इस तरह से करना कहीं ना कहीं वो क्या है, युद्ध के नियमों के भी अगेंस्ट है। इसके कारण क्या हुआ, इसको कहा गया कि यह तो एक मैसाकर्स है। धीरे धीरे जो जापान की छवि बनती चली गई वह एक ऐसे देश के रूप में बनती चली गई जो कि काफ़ी आक्रामक है, जो मानवता का उल्लंघन करता है। खैर, समय आगे बढ़ता है, 1939 का समय आता है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, जर्मनी, जापान और इटली का गठजोड़ सामने आता है। इनको हम कहते हैं धुरी राष्ट्र, और इनसे सामना करने के लिए जो गठबंधन बनता है उसको कहते हैं मित्र राष्ट्र। जैसे जैसे यह मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र एक दूसरे में उलझते चले गए तो क्या हुआ, शक्ति प्रदर्शन प्रारंभ हुआ और साथ ही साथ एक दूसरे के क्षेत्रों पर कब्जा करना या उनके कब्जे वाले क्षेत्रों को मुक्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। धीरे धीरे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र एक दूसरे को तबाह करने लगे, लेकिन अभी अमेरिका सक्रिय रूप से इस युद्ध में शामिल नहीं था। लेकिन एक घटना होती है 7 दिसंबर 1941 को, यहाँ पे 1914 गलत टाइप हो गया, तो 7 दिसंबर 1941 को रविवार के दिन सुबह 8 बजे पर्ल हार्बर जो अमेरिका का क्षेत्र है वहां पर जापान हमला कर देता है। इसमें कई हजार अमेरिकी मारे जाते हैं, अमेरिका को भारी क्षति पहुंचती है। अगले ही दिन 8 दिसंबर 1941 को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कांग्रेस की बैठक बुलाई और कहा कि अमेरिका यह दिन कभी नहीं भूलेगा। साथ ही अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की भी घोषणा कर दी। प्रारंभ में जापान और जर्मनी तेजी से आगे बढ़े। जर्मनी ने क्या किया, लगभग यूरोप के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, वहीं जापान ने एशिया प्रशांत महासागर के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। तो कुल मिलाकर जब तक अमेरिका शामिल नहीं था तो जापान और जर्मनी की ताकत ज़्यादा थी। अमेरिका पूरी तरह से जब युद्ध में शामिल हुआ तो मित्र राष्ट्रों की शक्ति में इजाफा हुआ और जर्मनी और जापान थोड़े से कमज़ोर पड़ने लगे। 1942 में हवाई के पास जापानी सेना पराजित होती है। 1943 में स्टालिनग्राड में जर्मनी की सेना पराजित होने के बाद मित्र राष्ट्र थोड़ा सा हावी होने लगे, लेकिन जर्मनी धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था और इसी के कारण 29-30 अप्रैल 1945 की रात हिटलर ने इस जो हार की वजह से जो है कि दुखी होकर और साथ ही साथ उसको दूसरी सेना पकड़ ना ले, इसकी वजह से अपनी प्रेमिका के साथ उसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। हिटलर की मृत्यु के बाद जर्मनी ने जो है कि बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह यूरोपीय क्षेत्र में युद्ध तो रुक गया, लेकिन एशिया क्षेत्र में अभी भी जापान क्या हो रहा था, लड़ रहा था। जापान की भी कमर टूट चुकी थी, लेकिन वह घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं था। जर्मनी की पराजय के बाद बर्लिन से सटे पोट्सडाम नगर में 17 जुलाई से 15 दिन के लिए एक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। ध्यान दीजिएगा, 17 जुलाई
जुलाई से 15 दिन के लिए अगर चलेगा तो 2 अगस्त तक एक जो है कि शिखर सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है। इसमें क्या होना था कि जो भी मित्र राष्ट्र थे, उनके जो राष्ट्र प्रमुख थे, उनको इसमें शामिल होना था। इसी जब यह सम्मेलन प्रारंभ होता है, इससे एक दिन पहले ही एक और घटना घटित होती है। 16 जुलाई को अमेरिका ने क्या किया, यूरेनियम परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया। इस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वह थे हेनरी ट्रूमैन। जो हेनरी ट्रूमैन थे, इन्हों को पता चला कि अब हम क्या हो चुके हैं, परमाणु बम संपन्न देश हो चुके हैं। तो इसमें क्या हुआ कि यह जो सम्मेलन में बात कही गई कि अगर जापान नहीं मानता है तो हम उस पर परमाणु बम का प्रयोग कर सकते हैं, और इस परमाणु बम का नाम है लिटिल बॉय। और लिटिल बॉय को प्रशांत महासागर के तिनियान द्वीप पर भेजा जा चुका है, अर्थात वहां पर भेजा जा रहा था। तो कुल मिलाकर परमाणु संपन्न अमेरिका ने क्या किया, एक बम बनाया जिसका नाम है लिटिल बॉय। बहुत कुछ इसके विषय में बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ के इस समय जो नेता थे वो स्टालिन थे, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे। इस बम के विषय में जब उनको जानकारी हुई तो थोड़ा सा चकित हुए, और उन्होंने ये सोचा जापान की आम जनता को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो सकता है। इसीलिए स्टालिन ने बड़े सहज भाव से ट्रूमैन अर्थात अमेरिकी राष्ट्रपति से ये आग्रह किया कि वह इसका सदुपयोग ही करे, दुरुपयोग ना करे। 25 जुलाई को अमेरिका ने प्रशांत महासागर वायुसेना के मुख्य जो कमांडर को क्या किया, आदेश दिया कि वो विशेष बम अर्थात लिटिल बॉय के इस्तेमाल की तैयारी कर ली जाए। अर्थात जब यह इन्होंने स्टालिन ने कहा कि आप इसका सदुपयोग करें, उसके बाद भी अमेरिका रुकने को तैयार नहीं था। रुकने को तैयार क्यों नहीं था आगे हम बताएंगे, लेकिन आप पहले अभी कहानी को थोड़ा सा समझिए। तो अब क्या हुआ, 25 जुलाई का समय आ चुका है, और प्रशांत महासागर के वायुसेना के मुख्य कमांडर को आदेश दे दिया गया है कि वो जो विशेष बम अर्थात जो हमने लिटिल बॉय बनाया है उसके इस्तेमाल की तैयारी प्रारंभ की जाए। साथ ही साथ जो है कि ये भी कहा गया कि जो दूसरा बम है उसको भी क्या किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। और जो दूसरा बम था उसका नाम था फैटमैन। तो यह जो आपका फैटमैन था, यह जो है कि प्लूटोनियम बम था, जबकि जो लिटिल बॉय था ये यूरेनियम बम था। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, उसको छोड़िए आप। तो कुल मिलाकर जो फैटमैन था ये प्लूटोनियम बम था, और लिटिल बॉय क्या था, यूरेनियम बम था। अब इसके लिए जब क्या हुआ कि कार्य प्रारंभ हुआ और जो है कि हमले की जो है तैयारी होने लगी, तो जापान के 4 शहरों की सूची बनाई गई, जिसमें से 2 पर हमला किया जाना था। तो 4 शहर इसलिए रखे गए कि अगर ये प्लान फेल हो जाए तो दूसरे को हम यूज कर सकें। ये शहर थे हिरोशिमा, कोकुरा, क्योतो और निगाता। और ये चारों जो शहर हैं, बाद में इसमें क्योतो की जगह नागासाकी को जोड़ दिया गया। इसके पीछे भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन बड़ी लंबी है। तो क्योतो की जगह नागासाकी को इसमें शामिल कर दिया गया। तो इस तरह से अब 4 शहर बचे, हिरोशिमा, कोकुरा और जो निगाता और नागासाकी। सोवियत संघ और अमेरिका के ही कई रणनीतिकार बम गिराने के पक्ष में नहीं थे। अर्थात जब तैयारियां चालू हो गई, सबको लगने लगा कि अब तो परमाणु बम गिराया जा सकता है, तो कई लोगों ने कहा कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जापान भी लगभग टूट चुका है, देर सवेर वो कभी ना कभी घुटने टेक देगा। लेकिन क्या हुआ, जो अमेरिका था और जो उस समय के राष्ट्रपति थे हेनरी एस ट्रूमैन, वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थे। कारण ये था पर्ल हार्बर की घटना, और साथ ही साथ जो अब शक्ति के समीकरण बदल चुके थे। शक्ति के समीकरण इस रूप में बदल चुके थे, अब अमेरिका को प्रतिस्पर्धा महसूस होने लगी थी, और वह होने लगी थी रूस से, अर्थात उस समय के सोवियत संघ से, क्योंकि सोवियत संघ की शक्ति काफ़ी तेज़ी से इस युद्ध में उभर कर सामने आई थी। इसलिए अमेरिका को अपनी शक्ति, अपनी पावर को प्रूव करना था। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जुलाई 1945 में मॉस्को में जापानी राजदूत ने यह बात सामने रखी कि जापान शांति वार्ता करना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति की दिलचस्पी इसमें नहीं थी कि वो शांति वार्ता करे, बल्कि वो चाहते थे कि बिना शर्त जो है कि आत्मसमर्पण कर दे, जिससे वह दिखा सकें कि अमेरिका ने जो है कि सबसे शक्तिशाली या विध्वंसक देश को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया है। और इसी के कारण 26 जुलाई को जापान से कहा गया कि वो अविलंब बिना शर्त
आत्मसमर्पण करे, अन्यथा भुगतने के लिए तैयार रहे। कब कहा जा रहा है? 26 जुलाई को। और मैंने क्या कहा? जुलाई 1945 में ये जापान के राजदूत कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका सुनने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों का कहना था कि परमाणु हमला ना किया जाए, लेकिन अमेरिका का एक बड़ा वर्ग ये भी मानता था कि जापानी सेना आखिरी दम तक लड़ेगी। हम अगर दूसरे युद्ध के विकल्प अपनाते हैं तो हमें कई साल इसमें उलझे रहने पड़ सकते हैं। कारण यह है कि जापान में मैंने जैसा कि बताया कि वहाँ की विल पावर बहुत ज़्यादा मजबूत है, दृढ़ प्रतिज्ञ लोग होते हैं। तो उन्होंने अगर सोच लिया कि हमारे एक व्यक्ति भी हम बचेंगे तो भी हमें जापान की रक्षा करनी है, तो वह करेंगे। और यह बात अमेरिका को समझ में आ गई थी। कई रिपोर्ट्स तो यह कहती हैं कि अमेरिका के जो सैनिक थे वह अवसाद ग्रसित हो रहे थे और जापान से उनका मनोबल जो है कि टूटता जा रहा था। अर्थात जापान छोटा सा देश अपने विल पावर की वजह से इतना मजबूत तरीके से अमेरिका के सामने खड़ा था। कुल मिलाकर अब जो है कि ये चीज़ें सामने आ गई कि अमेरिका पूरी दुनिया को अपनी सैन्य ताकत से परिचित कराना चाहता है। वह जापान को सबक सिखाना चाहता है जो उसने पर्ल हार्बर की घटना के बाद लिया था, और अपने परमाणु बम का परीक्षण भी करना चाहता है कि आखिर हमने जो परमाणु बम बनाया है वह कैसा है, कैसा नहीं है। तो कुल मिलाकर इससे क्या था कि जापान पूरी तरह से टूट जाएगा, परमाणु बम का परीक्षण हो जाएगा, सत्य भी स्थापित हो जाएगी, और जो सोवियत संघ से उसका जो प्रतिस्पर्धा थी वो भी पीछे सोवियत संघ रह जाएगा। जापान जुलाई के अंत तक बहुत कमजोर हो गया था। वहां आवश्यक खाद्य सामग्री का भी क्या था? अभाव था। ऐसे में जापान के पास पेट्रोल का इतना अभाव हो गया था कि जो उनके विमान थे वो खड़े थे, वो यूजलेस हो चुके थे, क्योंकि उन विमानों के लिए ईंधन नहीं था। 6 अगस्त 1945 को सुबह 7 बजे जापानी राडारों ने दक्षिण की ओर से अमेरिकी विमानों को आते हुए देखा और चेतावनी जो है कि जारी कर दी। सायरन अर्थात पूरे देश में जो है कि आपातकालीन सायरन बजा दिए गए। लेकिन जो पहला विमान आया था वह सिर्फ और सिर्फ देखने आया था कि आखिर उस पर कैसी प्रतिक्रिया जापान की ओर से दी जाती है, और यह मौसम और रूट चेक करने आया था। किसका? यह अमेरिका का एक विमान था। उसके बाद जो है कि अमेरिकी विमान तेजी से आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो चूंकि जापानी जो विमान थे उनमें ईंधन नहीं था, तो वह इन विमानों को रोकने में सक्षम नहीं थे। 8:09 पर अमेरिकी वायुसेना के जो है कि कर्नल पॉल टिवेट्स ने अपने B-29 विमान एनोला गे के इंटरकॉम पे घोषणा की कि सभी लोग अपने गॉगल्स लगा लीजिए। अर्थात जो चश्मा आपने देखा हुआ ना, गॉगल्स लगाते हैं चलाते समय, जिससे क्या हो, कोई अचानक रोशनी उत्पन्न हो तो उससे हमें जो है कि हम ऐसा ना हो कि घबरा जाएं, तो इसके लिए गॉगल्स लगा लिए। एनोला गे में 3.8 जो एनोला गे क्या है आपका विमान का नाम है B-29 विमान एनोला गे। तो एनोला गे में 3.5 मीटर लंबा 4 टन वजन का नीला सफ़ेद जो है कि एटम बॉम्ब लिटिल बॉय रखा था, और एनोला गे के दाहिने ओर दूसरा विमान B-29 था, और एक तीसरा बम वर्षक विमान भी था जो उनको कवर भी कर रहा था, फोटो भी खींच रहा था। तो 3 विमान थे, B-29, एनोला गे और तीसरा जो कि फोटो खींचने के लिए यूज किया जा रहा था। आगे समय बढ़ा, 8:15 पर एनोला गे से लिटिल बॉय जो बम था वो हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ, और इसने अपने नीचे पहुंचने में लगभग 43 सेकेंड अर्थात 43 सेकेंड का समय लिया, और बम के गिरते ही वहां का जो टेम्परेचर था वह 10 लाख सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो गया। 10 से लेकर 15 किलोमीटर के एरिया का सब कुछ जलकर खाक हो गया। हिरोशिमा की 2/3 इमारतें 1 सेकेंड के अंदर ध्वस्त हो गई। 80,000 से अधिक लोगों की तुरंत मृत्यु हो गई, और उसके बाद कई लाख लोगों की मृत्यु हुई। विस्फोट के कुछ देर बाद ही जो है कि क्या हुआ, यहाँ पर आग का एक गोला बनकर ऊपर उभरा, और इस गोले का जो धुएं का आकार था वह मशरूम के आकार का था। देखा होगा आपने, मशरूम नीचे से क्या हो रहा, पतला रहता, ऊपर एक छत्ता टाइप का। ऐसा धुआं 3000 फीट तक ऊपर उठा। टेम्परेचर से आग इतनी ज़्यादा हुई कि इस लोगों के शरीर कुछ जो है कि कुछ तो जल के मरी गए, और बाकी के जो जितने वहाँ के प्रभाव में आए उनकी स्किन जलकर और गलकर उनके शरीर से गिर रही थी, और हर तरफ से चिल्लाने की आवाज़ें थीं।
लगभग 11 बजे जो बम विस्फोट से जो बादलों की जो बादल बने थे, तो देखिए कब हमला कब हुआ है, यह हमला हुआ है आपका टाइम क्या है 8:15। तो इसके बाद जो है कि जो बादल बने उनकी वजह से लगभग 11 बजे क्या हुआ, बादलों की वजह से हिरोशिमा में तेज बारिश हुई। इस बारिश में क्या था, रेडियो एक्टिव जो तत्व जो वायुमंडल में पहुंचे थे वो थे, धूल थे, राख थे, और एक काली वर्षा हुई और इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। तो जिसके ऊपर ये गिरे तेजाब की तरह इन्होंने काम किया, और इससे क्या हुआ, दोहरी जो है कि एक दिक्कत सामना जो है कि करना पड़ा वहाँ के लोगों को। अमेरिका के राष्ट्रपति ने रेडियो संबोधन में हिरोशिमा पर बम गिराने की सूचना दी और उन्होंने कहा कि अमेरिकी विमान ने दुश्मन देश में बम गिराकर उसको तबाह कर दिया है। जापान अभी इस हमले से पूरी तरह क्षतिग्रस्त जो हो गया था, वो किसी तरह से संभलने का प्रयास भी करता, लेकिन उससे पहले एक और बम का उसको सामना करना था, और यह जो बम था उसका नाम था फैटमैन, जो कि प्लूटोनियम बम था। अमेरिकी बम वर्षक विमान B-29 पर 4050 किलोग्राम का एक भीमकाय 8 जो है कि बम 8 अगस्त की रात को इस पर लाद दिया गया था, अर्थात जहां पर ये वायुसेना का इनका जो एरिया था वहां पर इसमें लाद दिया गया। और अगले दिन 9 अगस्त को जापान के औद्योगिक नगर कोकुरा पर बम गिराना था। यहां जापान की सबसे बड़ी जो है कि फैक्ट्री थी जो गोला बारूद बनाने वाली थी। तो इस तरह से इन्होंने टारगेट क्या किया कि हमें क्या करना है, 9 अगस्त को बम गिराना है। इसके लिए B-29 पर 4050 किलोग्राम का जो है कि भीमकाय बम इन्होंने लाद लिया। इसका नाम था फैटमैन और यह था प्लूटोनियम बम। और दरअसल ये क्या करने वाले थे, इस बम का परीक्षण करने वाले थे कि जैसे हमने यूरेनियम बम का परीक्षण किया है उससे जो हमको रिजल्ट आए क्या इससे भी इसी प्रकार के आते हैं। अब सुबह होता है, सुबह 9:50 पर विमान इस शहर के अर्थात कोकुरा शहर के ऊपर था। विमान B-29 बादलों में था और यहाँ का मौसम खराब था, और नीचे जापान ने क्या कर रखे थे, विमान भेदी जो तोपें हैं उनको लगा रखा था। उसको पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और इसी के कारण जो है कि B-29 विमान थे वो तुरंत बम गिराने में वहां पर सफल नहीं हुए, और धीरे धीरे B-29 का ईंधन समाप्त होने लगा। ऐसे में विमान को अपने दूसरे टारगेट अर्थात नागासाकी की ओर बढ़ने के लिए कह दिया गया कि आप वहां पर बम मत गिराइए, मौसम भी खराब है, लोकेशन साफ विजिबल नहीं हो रही है, और नीचे से तोपों की वजह से क्या हो सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है, आप आगे बढ़िए। तो दूसरा विमान नागासाकी के ऊपर पहुंच गया और उसने बम गिराने वाले स्वचालित उपकरण को चालू कर दिया, और एक भीमकाय बम 52 सेकेंड तक नीचे गिरा और लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर यह फट गया। और ये कहाँ फटा, नागासाकी के ऊपर। कुछ ही देर में पूरा शहर निर्जन हो गया, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें थीं, जैसे कि हिरोशिमा में हुआ था। यहाँ पर तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि बता सके कि आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि जो नागासाकी जो शहर था इसके चारों ओर पर्वतीय क्षेत्र था, इसके ही कारण थोड़ा सा तबाही सीमित रही, बावजूद इसके 6.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का पूरा जो है कि एरिया तबाह हो गया। लगभग ऑन द स्पॉट 74 से 75 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई, और हिरोशिमा और नागासाकी में रेडिएशन और उसके प्रभाव से आने वाले समय में कई लाख लोगों की क्या हुई, मृत्यु हुई। जापान ने रेडिएशन की चपेट में आए लोगों को हिबाकुसा नाम दिया तथा फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं देकर बचने का प्रयास किया, और जापान के पास अब कुछ बचा नहीं था। इसीलिए 15 अगस्त 1945 को उसने अपनी हार मान ली, और 2 सितंबर को उसने क्या किया, विधिवत जो है कि बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। और इस समर्पण के बाद अमेरिका क्या हुआ, अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया। नागासाकी पर बम गिराने को लेकर कई प्रकार के विचार हैं कि आखिर इसको गिराया जाना चाहिए था कि नहीं गिराया जाना चाहिए था, क्योंकि हिरोशिमा पर बम गिरने के बाद ही क्या हुआ था, जापान टूट गया था। तो पहला विचार तो यह कहता है कि जो बम गिराया गया यह जो है कि हुआ यह था, इसके पीछे कारण यह है कि इसको तो गिराया जाना था 13 अगस्त को, लेकिन गिराया गया 9 अगस्त को। इसमें एक रोल जो दिखाई देता है वो सोवियत संघ के नेता स्टालिन के द्वारा दिखाई। तो हुआ क्या था कि 8 अगस्त को स्टालिन ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब युद्ध की घोषणा करने से अमेरिका को यह लगा कि अब तो हमने जापान को लगभग तहस नहस कर दिया है। अब क्या होता है कि अगर रूस की सेना जो है कि अपना विजयी पताका फहरा देती कि हमने जीता है, तो हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और इस तरह से जैसे जर्मनी को
को हराने में जो है कि सोवियत संघ ने क्रेडिट लिया था, जापान को हराने में भी क्रेडिट क्या ले लेगा, सोवियत संघ ले लेगा। इसलिए उन्होंने 13 अगस्त की जगह 9 अगस्त को ही क्या कर दिया, हमला कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि आखिर यह जो एक कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन था, ये अनिवार्यता नहीं थी कि नागासाकी पर भी हमला किया जाए। कुछ लोगों का विचार ये भी है, और इसमें एक जो आधार बनता है वो 1965 में लिखी एक किताब है। इसके अनुसार अमेरिका ने जापानी शहरों पर हमला इसलिए किया ताकि युद्ध के बाद सोवियत संघ के साथ राजनयिक सौदेबाजी कर सके, अर्थात डिप्लोमेटिक जो है कि वह बार्गेनिंग कर सके कि कहाँ पर किसका क्या नियंत्रण होगा। और इस तरह से वह क्या करना चाहता था कि सोवियत संघ के ऊपर अपने आप को स्थापित करना चाहता था, जिससे सोवियत संघ उसकी हर बात को मान सके। एक और कारण ये बताया जाता है कि अमेरिका युद्ध के बाद जो कि सोवियत संघ से शक्ति के मामले में आगे निकलना चाहता था, क्योंकि जो सोवियत संघ था वो काफ़ी मजबूत था, उस साम्यवादी जो है कि आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहा था, जबकि अमेरिका जो कि पूंजीवादी एक आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहा था। इसलिए कहीं नहीं, किसी भी तरह से अमेरिका यह नहीं चाहता था कि सोवियत संघ आगे बढ़े, इसलिए उसने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जापान को तबाह किया। इस हमले से द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन बम प्रयोग ने न सिर्फ मानवता पर दाग लगाया, बल्कि ये भी बता दिया कि आने वाले समय में जितनी भी नवीन टेक्नोलॉजी आएंगे, चाहे वह कितनी भी विध्वंसक हों, उनका प्रयोग युद्ध में किया जा सकता है। और इससे ये चीज़ पता चला कि युद्ध में कभी भी मानवता को नहीं देखा जाता। यही कारण है कि जब भी एक घटना का जिक्र आता है तो अमेरिकी भले ही अफसोस ना करें, लेकिन पूरी दुनिया, जैसा आज का दिन है जब हम इसका वर्षगांठ मना रहे हैं, हमें मानना होता है कि युद्ध कभी भी किसी के लिए भी ठीक नहीं होता। चाहे जापान ने नानकिंग में साकर्स के दौरान जो किया वह घटना हो, या उसने जो पर्ल हार्बर पर किया वो घटना हो, या फिर अमेरिका ने काउंटर में जो हिरोशिमा और नागासाकी पे किया वो घटनाक्रम हो, सभी तरह की युद्ध कहीं ना कहीं जनधन की हानि के क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। आई होप आप पूरे वीडियो को समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।